गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट घर्षण के नियम। गुड मॉर्निंग। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। तो घर्षण आपको मालूम है कितने प्रकार के हैं, कल आपने देखा था स्थैतिक घर्षण, और चूंकि स्थैतिक घर्षण का ही प्रकार क्या है, सीमांत घर्षण है, तो हम स्थैतिक घर्षण के नियम बोले या सीमांत घर्षण के नियम बोले, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण के नियम, और दूसरे हो जाएंगे आपके गतिक घर्षण के नियम। ठीक है, तो पढ़ते हैं घर्षण के नियम में पहला आपका है सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण के नियम। कोई भी घर्षण हो गति का क्या करता है, घर्षण कोई भी हो, चाहे सीमांत हो, स्थैतिक हो, गतिक हो, क्या करता है ये गति का, बोलिए, गति का विरोध करता है ना। हम गति करते हैं सामने की ओर और घर्षण किधर लगता है, इधर लगता है पीछे की ओर। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, हम सामने जा रहे हैं, हमको कोई पीछे खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, हमारा गति का क्या कर रहा है, गति को बढ़ा रहा है या गति का विरोध कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है। बिल्कुल, तो पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण सदैव गति का क्या करता है, गति का विरोध करता है। राइट, पहला नियम। दूसरा नियम, इसकी दिशा कैसी होती है, जो विरोध करने की दिशा कैसी होती है, गति की दिशा में कि गति की विपरीत दिशा में? आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाता हूं, बोलिए। जो दिशा होगी उसकी, विरोध करने की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में? गति की विपरीत दिशा में। बिल्कुल, तो विरोध जो होता है गति की विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में। राइट, है ना। इस विरोध की जो प्रकृति होती है वो गति की विपरीत दिशा में होती है। नंबर तीन ये बोलता है कि जो सीमांत घर्षण है या स्थैतिक घर्षण है, ये पिंडों के संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो घर्षण है ये संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, करने का, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु, प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति का मतलब यहाँ पर यह है कि दो पिंड जो हैं वो जब आपस में चल रहे हैं तो वो दोनों चिकने हैं या खुरदरे हैं, ये उसकी प्रकृति है। चिकनापन या खुरदरापन उसकी प्रकृति कहलाएगी। अगर चिकना है तो घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? दो पिंड चिकने हैं तो घर्षण बल क्या होगा, ज्यादा कि कम? कम होगा। सीधी सी बात है, चिकने हैं तो बहुत आसानी से फिसलेंगे, आसानी से फिसलेंगे मतलब रुकावट क्या हो रही है, कम हो रही है, विरोध कम हो रहा है, तभी तो आसानी से फिसल रहे हैं। अगर विरोध ज्यादा हो रहता तो क्या होते, वे आसानी से फिसलते नहीं, बहुत जल्दी रुक जाते, है ना। ये ज्यादा हमको फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती। देखो, किसी वस्तु को गति कराने के लिए हमको जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उतना ही घर्षण क्या है, अधिक है। समझ में आ रही बात? अगर किसी वस्तु को चलाने के लिए हमको 5 न्यूटन की आवश्यकता है, ठीक है, और उधर भी जितना हमने 5 न्यूटन का बल लगाया उस तरफ भी घर्षण क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, मतलब हम कम बल लगा रहे हैं तो घर्षण भी क्या है, कम। अगर वस्तु गति करने लग रही है, इसका मतलब घर्षण कम है। और आपने 10 न्यूटन का बल लगाया तब भी वस्तु अपनी जगह से हिल नहीं रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, वो हमारा विरोध ज्यादा कर रही है ना। तो इस स्थिति में घर्षण क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही बात? यानी किसी वस्तु को गति कराने के लिए यदि हम ज्यादा बल लगा रहे हैं तो घर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि हम कम बल लगा रहे हैं और हमारा काम हो जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या है, घर्षण कम है। मुझे बताइए, प्रकृति का मतलब है चिकनापन या खुरदरापन। अगर दो तल चिकने रहेंगे तो सीधी सी बात है, आपको ज्यादा बल लगाना होगा कि कम बल लगाना होगा, बोलिए? कम बल लगाना होगा। और अगर खुरदुरे रहेंगे तो, रफ रहेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल,
यस यस यस। तो बात समझ में आ गई। संपर्क तलों की प्रकृति का मतलब चिकना या खुरदुरा। घर्षण का मान कम या ज्यादा होगा। सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण का मान कम या ज्यादा होगा। ये तलों की प्रकृति पर, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दैट इज वो तल चिकने हैं या खुरदरे हैं। नंबर 4, ये जो सीमांत घर्षण है ये संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि भाई क्षेत्रफल ज्यादा है या आकृति कैसी भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि फर्क पड़ेगा किससे? अगर भाई क्षेत्रफल ज्यादा भी है और वस्तु अगर चिकनी है तो क्या हो जाएगी? वो आसानी से फिसल जाएगी। और मान लो अगर वस्तु छोटी भी है और बहुत ज्यादा खुरदुरी है, क्षेत्रफल कम है, तो बताइए वो उतनी जल्दी फिसल जाएगी क्या? नहीं फिसलेगी। ठीक, मतलब ये हुआ कि संपर्क तलों का क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता घर्षण। वो किस पर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आकार बड़े हो जाने से या आकृति कुछ भी हो जाने से घर्षण पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। घर्षण किस पर निर्भर करेगा कि वो चिकनी वस्तु या किसी भी आकार की वस्तु या कितने भी क्षेत्रफल की वस्तु चिकनी है या खुरदरी है, इस पर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? राइट। आवाज कम आ रही है मेरी? अब ठीक है? वॉइस? यस, ठीक है। और पांचवा और अंतिम जिसका हमको सबसे ज्यादा उपयोग करना है, जो मैथमेटिकल है, कि जो सीमांत घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया। अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं बताओ? अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में जानते हो? कल बताया था मैंने, नीचे की ओर भार लगा था और ऊपर की ओर जो बल लगा था, कैपिटल आर जिसको मैंने लिखा था, उसको अभी तक आप प्रतिक्रिया बोलते थे, लेकिन आपने कल से क्या बोलना शुरू कर दिया? उसको क्या बोला? अभिलंब प्रतिक्रिया। वो जो कैपिटल आर है वो अभिलंब प्रतिक्रिया है। क्लियर दैट? यस। तो ये जो है पांचवा नियम बोलता है कि सीमांत घर्षण, है ना, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं, अनुक्रमानुपाती कर देते हैं। सीमांत घर्षण हो जाएगा एफ एस। ये देखो, ये एफ एस जो लिख रहा हूं, एस क्या है? एस से सीमांत भी हो जाएगा और एस से स्थैतिक। इंग्लिश में भी वैसी है, एस से स्टैटिक, हालांकि सीमांत को लिमिटिंग कहते हैं ना। तो हिंदी में समझ लो, एस मतलब स्थैतिक या एस मतलब सीमांत। क्लियर? तो ये हो गया सीमांत घर्षण। अनुक्रमानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया, ये एस नीचे लिखना है, नीचे, है ना, बराबर में नहीं लिखना है। एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। ठीक, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर दैट? एफ एस इज इक्वल टू जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाता है तो क्या किया जाता है? बोलिए। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाया जाता है, हाँ, बराबर का चिन्ह लगाया जाता है और एक नियतांक लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं? हाँ, बोलिए। यस। याद रखना बेटा, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाया जाएगा और एक नियतांक लिखा जाएगा। यहां नियतांक लिख रहा हूं, म्यू एस। क्या नाम है इसका? क्या पढ़ना है? म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू ये होता है म्यू, और एस लग गया है तो म्यू एस पढ़ेंगे। क्लियर दैट? बोलकर बताइए, म्यू एस। बोलिए, क्या पढ़ेंगे?
अरे क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ म्यू है ना, ये म्यू है और ये म्यू एस है। अब ये म्यू एस क्या है? जहां म्यू एस एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं ना, जिसे सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, राइट। और यदि ऐसा है तो यहां से म्यू एस का मान निकाल लो। म्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, ये आर इसके अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एफ एस अपॉन आर आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, राइट। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ गया? एफ एस अपॉन आर आ गया। यानी अगर आपको बोला जाए स्थैतिक घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण गुणांक की परिभाषा दीजिए तो आप क्या बताएंगे? बोलिए, क्या बताएंगे आप? क्या आप ये बोलेंगे कि स्थैतिक घर्षण गुणांक जो या सीमांत घर्षण गुणांक, यानी कि आप ये क्या चीजें बताओ? एफ एस क्या है? बोलिए, एफ एस क्या है? सीमांत घर्षण है ना, सीमांत घर्षण। और आर क्या है? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो आप ऐसी परिभाषा नहीं बना सकते कि सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। बोलिए, हाँ, नहीं बना सकते। अतः किसका अनुपात है? सीमांत घर्षण इस अपॉन, इस मालूम कि नहीं? अपॉन को या बटे को अनुपात कहते हैं कि मालूम है सबको? हाँ, तो भाई ये एफ एस अपॉन आर है, तो सीमांत घर्षण एफ एस है, तो सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। क्लियर दैट? यस, ओके। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास में 5 नियम, राइट। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सेम चलेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहले वाले पर हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं ताकि दूसरे वाले में हमको मेहनत ना करना पड़े। नंबर 1 क्या है? सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। सॉरी, सदैव ने लिखा मैंने, सदैव ही करेगा वो, है ना। सदैव गति का विरोध करता है। सॉरी टू दिस, ओके। सीमांत घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। नंबर 2, सीमांत, है ना, सीमांत घर्षण की दिशा जो होती है वो गति की विपरीत दिशा में होती है। जो इसकी दिशा होती है सीमांत घर्षण की, गति की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। फिर है नंबर 3, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 4, सीमांत घर्षण तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। नंबर 5, सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, है ना। और इसके बाद में फिर आपने देख लिया, जो नियतांक लिया उसको आपने सीमांत घर्षण गुणांक कहा, सीमांत घर्षण का मान निकाला, एफ एस अपॉन आर आया, मतलब सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, राइट। अब दूसरा कौन सा घर्षण है बताइए? कौन सा नियम पढ़ेंगे अब? गतिक। तो गतिक घर्षण के नियम, गतिक घर्षण के नियम कौन कौन से होंगे? पहला सेम, सीमा लिखेंगे, गतिक घर्षण सदैव गति का विरोध करता है। नंबर 2, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण की दिशा सदैव गति की दिशा की कैसी होती है? विपरीत होती है। दूसरा भी सेम। तीसरा भी, गतिक घर्षण संपर्क तलों के प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 4,
चौथा भी सेम, गतिक घर्षण जो है वो संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर, सॉरी क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर दैट? तो ये चारों जो हैं 1 2 3 4 ये सेम टू सेम है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बस वहां सीमांत घर्षण का शब्द का उपयोग करना है, यहां गतिक घर्षण का उपयोग करना है। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ ठीक है, बढ़ू आगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो बिल्कुल सेम है, राइट। अब याद क्या रखना है आपको? अब पांचवा देखिए, तो पांचवा क्या होगा बेटा? यहां क्या लिखा है? गतिक घर्षण। गतिक घर्षण अनुक्रमानुपाती क्या? अभिलंब प्रतिक्रिया, राइट। तो गतिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी तो लाइन वही है, सिर्फ यहां सीमांत घर्षण था, यहां गतिक घर्षण आ गया। गतिक घर्षण को लिखेंगे किससे? एफ के मतलब काइनेटिक है ना, काइनेटिक मतलब होता है गतिक, ठीक है। तो एफ के इज प्रोपोर्शनल टू आर। अब बताइए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या करोगे? एक नियतांक लोगे म्यू के, है ना। अब वहां म्यू एस था, यहां म्यू के हो गया, म्यू के इंटू आर, राइट। जहां म्यू के एक, इसको क्या नाम देंगे बोलिए? नियतांक है जिसे क्या कहेंगे बोलिए? गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, राइट है, ओके। और फिर इसे यहां से मान निकाल लेंगे इसका म्यू के का, तो म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा एफ के अपॉन आर। और पुनः परिभाषा दे देंगे कि गतिक घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं, है ना इजी? बोलिए। अतः गतिक घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। क्लियर दैट? यस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए, ठीक।